Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 16th September 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. तो आज का हमारा पहला न्यूज है हिंदी दिवस से रिलेटेड. एवरी 14th September of each year holds a special place in India's culture. और इस दिन हम लोग अपना हिंदी दिवस मनाते हैं और ऑब्वियस सी बात है हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है. पर क्या आपको पता है आखिर इसकी कहानी क्या है हिंदी के ऑफिशियल लैंग्वेज होने का? चलिए समझते हैं. आज हम डिस्कस करेंगे आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसी कौन सी डिस्कशन हुई थी, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था हिंदी को ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज लाने की. क्या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज लाने की बनाने की बात भी हुई थी? वही कुछ डिस्कस करेंगे आज हिंदी दिवस पर. तो बात अगर कर ही जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की, तो हिंदी दिवस का आखिर कंसेप्ट कहाँ से कैसे आया था? एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज जो जब ये सिलेक्शन हो रहा था तो आफ्टर इंडिया जब आजाद हुआ था तो इंडिया रिकॉग्नाइज द नीड फॉर ए यूनिफाइंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस. मतलब एक जाहिर सी बात है एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए था जो पूरे देश को बांध सके, जिसमें सारे स्टेट्स कम्युनिकेट कर सके बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द पब्लिक. और फिर 14 सितंबर 1949 को हिंदी वाज चूजन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड as stipulated in Article 343 of Indian Constitution. इसको Article 343 of Indian Constitution के अंदर में डाला गया. इसके एडवोकेट कौन कौन थे, किन्होंने सपोर्ट किया था, कौन लीडर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया था? तो इन लीडर में जो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में जो सबसे पहले जो नाम आता है वो है सेठ गोविंद दास का. दूसरे जो है मैथिली शरण गुप्त जी और काका कलेलकर एंड ब्यूफर राजेंद्र सिन्हा. ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी. और ब्यूहर राजेंद्र सिन्हा जी का बर्थडे जो होता है वो सितंबर 14 को होता है. तो उनके बर्थडे के दिन ही हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज डाला गया था एंड हेंस इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज ए हिंदी दिवस. बहुत कम लोगों को मालूम होगा ये इंसिडेंट. आगे बढ़ते हैं. और कौन कौन से लोग थे? जैसे एक तो थे आरवी धूलेकर, एडवोकेट फॉर हिंदू, और ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम उत्तर प्रदेश. पैशनेटली आर्ग्यूड दैट हिंदी शुड नॉट ओनली बी द ऑफिशियल लैंग्वेज बट आल्सो द नेशनल लैंग्वेज. बट नेशनल लैंग्वेज करने का थोड़ा सा रिस्क था क्योंकि और भी लैंग्वेजेस थे हमारे इंडिया में जो जिनको नेशनल लैंग्वेज बनाया जा सकता. बट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ही रखा गया. दूसरे जो थे वो फ्रैंक एंथनीज थे. ही वाज द केस फॉर इंग्लिश. वो इंग्लिश को सपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि लगभग 2 डेकेड से हमने 2 सेंचुरी से हमने इंग्लिश को सीखा है और ये एक वैल्यूएबल एसेट है इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर लाने के लिए, तो इंग्लिश को रहना चाहिए. दूसरे थे वो थर्ड जो थे वो पंडित लक्ष्मीकांत मैत्री. ही वाज फॉर द संस्कृत. उसके बाद काजी सईद करीमुद्दीन, उन्होंने सपोर्ट किया था हिंदुस्तानी को और बेसिकली उन्होंने देवनागरी स्क्रिप्ट और उर्दू स्क्रिप्ट ऑफ हिंदू हिंदू मतलब हिंदी लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया था. एंड लास्ट होते टी रामालिंगम चेतियार. ही वाज आल्सो द सपोर्टर ऑफ हिंदी and he was representing Madras accepted Hindi as an official language due to its widespread use but questioned its claim as the national language. क्योंकि और भी लैंग्वेजेस थी तो कैसे इसको बना सकते थे. सो दिस इज रिगार्डिंग द आपका द डिस्कशंस. तो कौन कौन लोगों ने सपोर्ट किया था. थोड़ी और अगर समझा जाए तो हिंदी को जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो बनाया गया इसको एक मुंशी अयंगर फार्मूला को अपनाया गया था एंड अकॉर्डिंग टू दैट द हिंदी वाज सेलिब्रेटेड एज ए मतलब डेजिग्नेटेड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज. तो जैसे पहला जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंगेज्ड इन एक्सटेंसिव डिलिब्रेशन ओवर 3 days रिजल्टिंग इन द मुंशी अयंगर फार्मूला. It was a compromise name after the drafting committee member K.M. Munshi and N. Gopalaswamy Iyengar. And according to this formula, Article 343 of the Constitution, adopted in 1950, stated that the official language of the Union would be Hindi in the Devanagari script. And however, English would continue to be used for official purpose for 15 years from the Constitution commencement. तो 15 साल तक यूज होगा हिंदी इंग्लिश एज ए मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना. और इवन ये भी है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार होगा कि इंग्लिश को फर्दर एक्सटेंड कर सके एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस. तो आज तक चली रहा. And Article 343(1) of the Indian Constitution provides that Hindi in Devanagari script shall be the official language of the Union. And Article 343 Part 3 empowered the Parliament to provide by law for continued use of English for official purposes even after January 25, 1965.
And this provision was included to ensure a smooth transition, and English was widely used in India at the time of independence. So these are the provisions regarding the Article 343. तो ऐसे कुछ हमारा हिंदी ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना था। चलिए अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। ये है क्या? देखिए ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक चीज का जो माप या जो मेजरमेंट होता है उसका एक मतलब एक मानक या एक वेज और या एक स्टैंडर्ड डिफाइन करता है। Recently, the Union Ministry for Consumer Affairs Secretary said that India has become an OIML certificate issuing authority. तो इंडिया को भी ये सर्टिफिकेशन मिल गया है और इंडिया भी सर्टिफिकेट इशू कर सकता है OIML के रिगार्डिंग। अब ये है क्या? OIML, which stand for International Organization for Legal Metrology, was established in 1955, and it is an international standard setting body. Yeah, it develops model regulations, standards, and related documents for use by legal metrology authorities and industries. It plays a crucial role in harmonizing national laws and regulations on the performance of measuring instruments like clinical thermometer, alcohol breath analyzers, radar speed measuring instrument, ship tanks found at ports, and petrol dispensing units. तो इन सबके स्टैंडर्ड्स को वो डिफाइन करता है। And India became a member of the OIML in 1956, and in the same year, India signed the Metric Conventions. That is, headquarter इसका जो है वो पेरिस में है। Next, it is a system for issuing, registering, and using OIML certificates and their associated OIML type evaluation test reports for instruments like digital balances, clinical thermometer, etc. And with the addition of India, the number of countries authorized to issue OIML certificate has increased to 13. अदर सर्टिफिकेट इशूइंग कंट्रीज जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चाइना, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्लोवाकिया एक्सेट्रा। तो ये कुछ कंट्रीज है जो इशू कर सकता है। एंड इट इज अ सिंगल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। इसका जो सर्टिफिकेशन होता है पूरे दुनिया में यूज किया जाता है उसको। An Indian domestic manufacturer can now export their weighing and measuring instruments worldwide without incurring additional testing fees, resulting in the significant cost saving. तो इससे होगा क्या कि ना कि इंडिया के जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो जैसे कि थर्मोमीटर ले लीजिए, बाकी जो चीजें बनाते हैं उसको फर्दर कहीं टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हियर वी कैन सेंड द दिस रिपोर्ट, दिस इंस्ट्रूमेंट टू वर्ल्ड वाइड। तो इससे बहुत कुछ बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। India issuing the OML certificate benefits क्या है? The move is expected to help the Indian economy in several ways, including increase in exports, earning of profit exchange, and generation of employment. And since only 13 countries are authorized, neighboring countries and manufacturing can come to India to get their certification done. Hence, it will be a revenue earner for us in the term of foreign exchange. Besides, it will help in reducing redundancy and saving resources. तो ये कुछ provisions है आपके OIML certificates का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज पर। अगला जो अपना न्यूज है वो है अर्थ फर्स्ट कजिन फाउंड, और ये आपके जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है उसने डिस्कवर किया है। एंड इसका जो ये इन्होंने एक ऐसा प्लैनेट डिस्कवर किया है जो कहा जा रहा है कि अराउंड 120 लाइट ईयर्स दूर है और ये धरती जैसा ही प्लैनेट है और धरती से कई गुना ज्यादा बड़ा। समझते हैं। इसका नाम जो रखा गया है K218b exoplanet, and it was first discovered in 2015, more than 120 light years from Earth during the Space Agency K2 mission, and it is a 8.6 times bigger than Earth. It could be a Hycean world with a hydrogen-rich atmosphere and a surface covered by ocean water. Now, a new investigation with the Webb telescope has revealed traces of carbon-bearing molecules in its atmosphere, including methane and carbon dioxide. Next key points क्या है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का? And this telescope was built in collaborations between NASA, the European Space Agency, and the Canadian Space Agency. It was launched in December 2021, and it is presently at a point in space known as the Sun-Earth Lagrangian L2 Lagrange point, approximately 1.5 million kilometers beyond Earth's orbit. Lagrange point 2 is one of the 5 points in the orbital band. diagram हमने डिस्कस किया ही था पिछले वीडियो में, बहुत सारे इसको डिस्कस किया गया। आप लिंक बटन पे क्लिक करके भी आप लैग्रेंज पॉइंट के बारे में जान सकते हैं। In one of the, it is one of the 5 points in the orbital plane of the Earth-Sun system, and it is the largest, most powerful infrared space telescope ever built.
Objective क्या है? It will examine every phase of cosmic history from the Big Bang to the formation of galaxies, stars and planets to the evolution of our solar system. तो ये कुछ प्रोविजन है आपके जेम्स वेब टेलीस्कोप का. So that is regarding the आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप and the exoplanet. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel. Alternatively, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents. Thanks for watching, and please do take care of yourself. And please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Take care.